Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Platform जो कि 2019 में आई थी। ये इसका फर्स्ट पार्ट है 2024 में, यानी कि अभी सिर्फ 2 या 3 हफ्तों में इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। पर्सनली जब मैंने इस मूवी को देखा तो रियलाइज किया कि ये मूवी हमारी डार्क सोसाइटी को कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है। जिस तरीके से अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करते हैं यहाँ पर बखूबी देखने को मिला है। दिल की कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, मगर जो कुछ कहूंगा तो उनसे कुछ लोगों के दिल को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए मूवी के एंड में बोलूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक बेहतरीन क्विजीन को देख पाते हैं जहां पर बहुत सारे शेफ्स एक साथ मिलकर एक बेहतरीन दावत का इंतजाम कर रहे होते हैं। यहाँ पर इनका एक मेन हेड शेफ भी होता है जो कि हर चीजों को चेकआउट करता है कि ठीक से चीजें पक रही हैं कि नहीं, खुशबू बराबर है कि नहीं, टेक्सचर इक्वल आ रहा है कि नहीं, और अव्वल दर्जे की सारी चीजों का यूज हो रहा था। मतलब कि महंगा मीट, महंगी चीज, कहने का मतलब सब कुछ बहुत ही बेहतरीन रॉयल तरीके से चल रहा था। जिसके बाद में हम एक शख्स की आंख खुली देख पाते हैं जो कि अपने आप को एक कोठरी में पाता है। इस बंदे का नाम होता है गोरैंग, जो कि अपने आप को यहाँ पाकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और तभी उसे अपने सामने बैठा एक शख्स दिखाई पड़ता है। तो वो उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, जहां पर वो दूसरा शख्स अपना नाम त्रिमगाजी बताता है और कहता है कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, एक जो ऊपर होते हैं, दूसरे जो नीचे होते हैं, वहीं तीसरे जो कि ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। खैर अब लंबा समय बिताना है तो बातें वगैरह तो चलती रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि लेवल 48 के हालात सही है। लेवल 48 का मतलब था मंजिल 48। नॉर्मली देखा जाए तो सोसाइटीज में सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर बिल्डिंग जितनी ऊंची होती जाती है तो नंबर और ज्यादा इंक्रीज होते जाते हैं। मगर इस कोठरी का हिसाब किताब उल्टा था, यानी कि जो सबसे पहली मंजिल होती है वो बिल्कुल ऊपर होती है टॉप पर, एंड देन बाकी की सारी बिल्डिंग्स नीचे, मतलब कि फ्लोर्स वगैरह नीचे 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 शिफ्ट होते जाते हैं। तो इस वक्त ये 48वीं मंजिल पर थे और इनके ऊपर वाली जो थी वो 47वीं, देन इसके भी ऊपर जो होगी वो 46वीं। अब यहाँ पर गोरैंग जो कि फर्स्ट टाइम आया होता है वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है, तो वो त्रिमगाजी से पूछता है कि आखिर आपको यहाँ पर कितना वक्त हो गया, जिस पर वो बताता है कि उसे करीब 10 महीने हो चुके हैं। उसने 1 साल तक यहाँ पर टिकने के बारे में कहा था, जिस पर गोरैंग बताता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर 6 महीनों के लिए आया हूँ, उसके बाद में मुझे एक डिप्लोमा मिल जाएगा। जिस पर त्रिमगाजी कहता है कि डिप्लोमा की तो मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी, अगर मैं 1 साल रुकूंगा इसका मतलब तो मुझे 2 मिलने चाहिए थे। और बातों ही बातों में रेड लाइट से वहां पर ग्रीन लाइट हो जाती है। तो हम देख पाते हैं कि एक प्लेटफॉर्म इनकी तरफ आता है जिसके अंदर खाना पड़ा था, मगर वो झूठन था, यानी कि ऑलरेडी इसके ऊपर के फ्लोर्स, यानी कि टोटल 47 फ्लोर्स ने, यानी कि हर किसी पर जो 2-2 लोग थे, ऑलरेडी करीब 94 लोग वो खाना खा चुके थे और अब जाकर के वो झूठा खाना इनके पास में आया था। मगर त्रिमगाजी जो था उसे यहाँ के रूल्स वगैरह सब कुछ मालूम थे, तो वो बैठकर खाना खाने लगता है। गोरैंग को ये सब कुछ पसंद नहीं आता। त्रिमगाजी उससे पूछता भी है कि क्या तुम खाना नहीं चाहते, तो खाने में से, पूरी टेबल में से उसको एक साफ सुथरा सा एप्पल दिखाई पड़ता है जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि इसे मैं बाद में खाऊंगा। कि तभी इनके 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है, यानी कि अब फ्लोर नंबर 49 खाना खाएगा। देखते ही देखते वहां की गर्मी बढ़ने लगती है, जिस पर त्रिमगाजी का कहना था कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आए हुए खाने में से अगर हम कुछ अपने पास रख लेते हैं तो या तो इस कोठरी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, यानी कि बर्फ से मर सकते हैं जमकर, और या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब गर्मी से हालत पतली हो सकती है, हड्डियों पर से मांस तक सुलग कर गिर सकता है। तो इसलिए तुम्हारे पास जो है उसे फटाफट से नीचे पटक दो, वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी। और अब नहीं चाहते हुए भी गोरैंग को उस एप्पल को नीचे फेंकना ही पड़ता है। एंड देन रात हो जाती है और रूम के अंदर रेड अलर्ट हो जाता है। कुछ उसे जोर जोर की आवाजें आने लगती है, तो उसे देखने के लिए गोरैंग बीच में आता है, जिस पर त्रिमगाजी कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बीच में नहीं आता। कि तभी हम देखते हैं कि वो जो प्लेटफॉर्म था जो कि धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, वो एकदम फर्राटे की स्पीड से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, यानी कि अगर किसी का हाथ, पैर, नाक, मुंह बीच में आ जाता तो वहीं कट फट कर मर जाता वो इंसान। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, अगेन रोजमर्रा की तरह एक फिक्स टाइम पर इनके लिए वो प्लेटफॉर्म इनके कोठरी नंबर, यानी कि लेवल नंबर 48 पर आता है। त्रिमगाजी बिना कुछ सोचे समझे धनाधन जानवरों की तरह उसमें से खाने लगता है और पूछता है कि क्या तुम नहीं खाओगे, जिस पर गोरैंग बताता है कि जब तक तुम मुझे यहाँ की सच्चाई के बारे में नहीं बता देते कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, तब तक मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जिस पर त्रिमगाजी कहता है कि देखो वैसे भी हमें एक लंबा समय निकालना है, हम लोग यहाँ पर सजा काटने के लिए आए हैं। ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें ढेर सारे फ्लोर्स हैं, सिर्फ एक ही टाइम पर खाना आता है, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे से ऊपर तक के प्लेटफॉर्म रात को सिर्फ एक ही बार जाता है और अगले दिन जो खाना बन करके आता है वो ऊपर से नीचे आते टाइम जितने भी लोग अपना पेट भर के खा लेते हैं तो फिर नीचे कुछ नहीं बचता। एक बार की बात है जब मैं फ्लोर नंबर 132 पर था, वहां तक मुर्गी तो क्या, मुर्गी की हड्डियां तक भी नहीं पहुंचती थी
भी जालिम लोग वो भी खा जाया करते थे। और फिर भूख के मारे मेरा जो साथी था वो मर गया। देन अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए मैंने फिर उसके पेट का मांस फाड़ करके खाया। ये जो सर्कल होता है ये कम्प्लीटली 30 दिनों तक चलता है। 30 दिन के बाद में आपको किसी भी रैंडम फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जा सकता है, जिस पर गोरैंग बोलता है कि आप अब तक किन किन फ्लोर्स पर रहे हुए हैं। जिस पर त्रिमगाजी बताता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मैं था 32 पर, देन 87, एक बार तो 8वें फ्लोर पर भी गया था, फिर 66वें फ्लोर पर, फिर 29वें फ्लोर पर, और लास्ट टाइम तो बहुत ही खतरनाक किस्सा हुआ था यानी कि 132। मगर लेवल 48 के हालात सही हैं, एटलीस्ट यहाँ तक खाना बचकर पहुंच तो जाता है। अब ये जितने भी कैदी होते हैं यानी कि चाहे ऊपर के फ्लोर वाले या नीचे के फ्लोर वाले, हर किसी के पास में ये फ्रीडम थी कि यहाँ पर आने से पहले कोई भी शख्स एक खास चीज अपने साथ में ला सकता है। वो कुछ भी चीजें हो सकती है। तो गोरैंग ने एक किताब चुनी थी जबकि त्रिमगाजी ने एक चाकू चुना था। अब यहाँ पर गोरैंग जो होता है वो ऊपर के लोगों से मदद मांगता है और कहता है कि देखो नीचे और भी ज्यादा फ्लोर हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो नीचे तक और भी खाना पहुंच पाएगा। न जाने नीचे कितने फ्लोर हैं, वो नीचे वाले लोग तो भूखे ही मर रहे होंगे। मगर ऊपर वाले उसकी बात नहीं सुनते और अब धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ने लगते हैं और अब तो गोरैंग को भी भूख लगने लगती है, इसलिए वो भी उसी खाने को खाने लगता है। अब बातों ही बातों में त्रिमगाजी उससे अपनी कहानी बताता है कि एक बार की बात है, मैं बैठकर टीवी देख रहा था, उसमें एक दाढ़ी वाला शख्स एडवर्टीजमेंट कर रहा था कि ये जो चाकू है इसकी धार इतनी ज्यादा तेज है कि ये मोटी से मोटी चीज को भी काट दे, अब चाहे वो ईंट ही क्यों ना हो। तो उसको देखकर मैंने एक अपना चाकू मंगवा लिया। मगर जब मैंने ये चाकू मंगवाया और जब मैं टीवी देखने के लिए बैठा तो उस वक्त वो एक नया प्रोडक्ट लेकर आ चुका था और बताता है कि इस बार का प्रोडक्ट समुराई मैक्स से भी ज्यादा बेहतर है, इसका नाम है समुराई प्लस। ये चाकू हर चीज को काटने के बाद अपनी धार को घटाता नहीं बल्कि और बढ़ा देता है, यानी कि हर कटाई के बाद में इस चाकू की धार और भी ज्यादा पैनी हो जाती है। गुस्से में आकर त्रिमगाजी ने टीवी को ही खिड़की से नीचे फेंक दिया था, मगर तभी नीचे एक शख्स जा रहा था जिसके ऊपर वो टीवी आकर गिरता है और उसकी जान चली जाती है। एंड दैट इज वाई त्रिमगाजी को ये ऑप्शन दिया गया कि आप जेल जाना चाहते हो या फिर पागल खाने में। तो मैंने ये पागल खाना चुन लिया और अब ये लोग यहाँ पर रहकर खूब मस्ती वस्ती करने लगते हैं। जो खाना आता है मिल बांट कर खाते हैं। तभी एक दिन प्लेटफॉर्म पर मिहारू नाम की लड़की बैठ कर आती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, ऐसा लग रहा था लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करी है, मारा पीटा है। गोरैंग बताता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, जिस पर त्रिमगाजी बोलता है कि इसकी बेटी खो गई है, उसे ढूंढने के लिए ये हर महीने नीचे आया करती है। अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये किसी से भी बात नहीं करती, तुम अपना खाना खाओ क्योंकि थोड़ी देर बाद में खाना नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर गोरैंग उसकी मदद तो करना चाहता था मगर इनके प्लेटफॉर्म का टाइम खत्म हो जाता है और वो नीचे चला जाता है कि तभी नीचे वाले लोग सोचते हैं कि क्या बात है, इस बार तो खाने के साथ में लड़की भी आई है, चलो इसका यूज किया जाए, और वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। गोरैंग चिल्लाता भी है कि ऐसा मत करो, तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मगर वो लोग उसकी नहीं सुनते और उस लड़की के साथ में बदव्यवहार करते हैं। और अब यूं ही दिन आगे बढ़ते हैं, ये लोग नाचते गाते हैं, अपना खाना पीना एंजॉय करते हैं और 30 दिन निकल जाते हैं। तब एक दिन रात को सोते वक्त त्रिमगाजी कहता है कि तुम भगवान में मानते हो क्या, क्योंकि अगर नहीं मानते तो मानने लग जाओ क्योंकि तुम्हें गैस की बदबू आ रही है। ये गैस थोड़ी ही देर में हमें सुला देगी और अगले ही पल हम न जाने किस फ्लोर पर उठेंगे, उसका तो भगवान ही मालिक है। और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग इनकी नींद खुलती है तो यहाँ पर गोरैंग अपने आप को बंधा पाता है, जहाँ पर त्रिमगाजी बताता है कि ये है लेवल 171, मतलब जहाँ पर 50 लेवल तक खाना आते आते खत्म हो जाया करता था, अब ये लोग लेवल 171 पर थे, मतलब खाना तो क्या प्लेटें तक भी नीचे नहीं पहुंचने वाली थी। और अब क्योंकि त्रिमगाजी चालाक था, उसे पता है कि गोरैंग जो कि उससे ज्यादा होशियार है, ज्यादा ताकतवर है, जवान है, किसी भी वक्त उसे मार कर खा सकता है, क्योंकि वैसे भी यहाँ तक इस लेवल तक खाना तो पहुंचने वाला नहीं और फिर कुछ दिनों बाद में भूख के मारे इंसान हैवान में बदलने लगेगा। और वैसे भी त्रिमगाजी के खाली 2 ही महीने बचे थे, उसे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए अपना पेट भरना जरूरी था। तो त्रिमगाजी ने यह प्लान बनाया था कि वो गोरैंग को बांध देगा और फिर एक हफ्ते बाद में उसके शरीर के धीरे धीरे छोटे छोटे अंग काटना शुरू करेगा, थोड़ा खुद भी खाएगा और थोड़ा गोरैंग को भी खिलाएगा, क्योंकि अगर सारा एक बार काट फाड़ दिया तो फिर बॉडी में फंगस और कीड़े लगने शुरू हो जाएंगे। और क्या पता अगर थोड़ा थोड़ा मांस खा करके ये लोग 30 दिन सरवाइव कर लें तो अगले महीने किसी बेहतर फ्लोर पर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। हालांकि ये बात गोरैंग को समझ तो आ चुकी थी, मगर वो कहता है कि 30 दिन तक हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, मांस खाकर आखिर कोई कितना ही जी लेगा, अगर मैं मर गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। अब ऐसा करते करते धीरे धीरे वक्त आगे निकलने लगता है, 7-8 दिन हो जाते हैं। हालांकि पानी की सप्लाई तो बराबर थी, मगर जैसे कि ह्यूमन लाइफ में 3-3-3 का रूल चलता है, यानी कि अगर 3 मिनट सांस ना मिले तो आदमी मर जाएगा, 3 दिन पानी ना मिले तो भी आदमी मर जाएगा, और अगर 3 हफ्ते खाना ना मिले तब भी उसकी बैंड बजेगी। और ये 3-3-3 का रूल बहुत ज्यादा खास भी है। अब वो खास क्यों, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा।
और अब क्योंकि बहुत दिन बीत चुके होते हैं, कुछ खाने पीने के लिए था नहीं, तो यहाँ पर त्रिमगाजी उसके जांग को काट कर थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल कर पहले तो खुद खाता है और फिर उसे भी खिलाने वाला होता है कि तभी प्लेटफॉर्म से मिहारू नीचे आती है और वह देखती है कि उसके दोस्त के साथ में गलत हो रहा है, तो वो त्रिमगाजी का ही चाकू लेकर उसे ही जान से मार डालती है। पहले तो थोड़ा खुद खाती है और फिर बाद में आकर गोरेंग को भी देती है, क्योंकि उसने 7-8 दिनों से कुछ खाया पिया ही नहीं था, और फिर उसी प्लेटफॉर्म के साथ में नीचे चली जाती है। अब जहाँ एक तरफ इन सारे कैदियों, इन सारे कोठरी वालों के पास खाने तक को प्रॉपर खाना नहीं था, वहीं पर ऊपर यानी कि सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर पर खाने में सिर्फ एक बाल आ जाने की वजह से हर किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, गालियां बकी जा रही थी कि आखिर इतने शानदार खाने में किसी का बाल कैसे गिर गया। खैर अब तक ऑलमोस्ट 20 दिन निकल चुके होते हैं और अब तो त्रिमगाजी की बॉडी भी सड़ने लगी थी। गोरेंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसका सड़ा हुआ मांस तक खाने को तैयार हो जाता है। उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका था, उसके माइंड में अलग अलग हेलुसिनेशन आने लगे थे। त्रिमगाजी उससे बातचीत कर रहा था कि अब तुम और मैं एक हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा ही तो शरीर है। और अब देखते ही देखते 30 दिनों की टाइम लिमिट खत्म हो जाती है, यानी कि रैंडम चेंजमेंट का वक्त आ चुका था। और इस वक्त जहां उसकी आंख खुलती है वो होता है लेवल 33, यानी कि इस वक्त यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो पिछले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेटर थी। उसके सामने इमोगरी नाम की एक औरत बैठी होती है जो कि बताती है कि मैंने इस बिल्डिंग में न जाने लोगों को क्या क्या लाते हुए देखा है। कोई बेसबॉल लाया है तो कोई बहुत सारे रुपए लेकर के आया है, किसी के पास में गन है तो कोई चाकू लेकर के आया था। आखिर यहाँ पर कोई किताब क्यों लेकर के आ सकता है? जिस पर गोरेंग बताता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। और तभी हम उसके पास का एक सीन देख पाते हैं कि आज से करीब 2 महीने पहले जब वो यहाँ पर आया था तो उसकी मुलाकात यानी कि जिससे इंटरव्यू लिया था वो यही थी, इमोगरी। और वो उससे पूछ रही थी कि क्या आपको ग्लूटेन फ्री फूड पसंद है, क्या आपको मूंगफली से या फिर गेंदे के फूल से या फिर मीट से, या ऐसी कोई चीज तो नहीं जिससे आपको एलर्जी है, यानी कि आपके खाने पीने का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। और एट द एंड वो उससे ये भी पूछती है कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, जिस पर गोरेंग बताता है कि उसे घोंगे बहुत पसंद है। मगर आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है? जिस पर इमोगरी बताती है कि आपकी फेवरेट डिश को मेन्यू में ऐड किया जाएगा। मतलब कि अगर अभी तक हमने 171 फ्लोर्स देखे हैं और हर किसी पर 2-2 लोग रहते हैं, तो ऑलमोस्ट उस टेबल पर 342 डिशेस अलग अलग टाइप की वो तो मौजूद होगी ही होगी। मगर उसके नीचे कितने फ्लोर हैं ये तो गोरेंग को भी नहीं पता। यहाँ पर हम इमोगरी के कुत्ते को भी देख पाते हैं, जहाँ पर गोरेंग को बताना था कि भाई आखिर तुम इस कुत्ते के साथ क्यों रह रही हो, यहाँ पर इंसानों के खाने खाने लायक तक का भोजन नहीं है और यहाँ पर तुम कुत्ते को खिला रही हो। और अब बातों ही बातों में प्लेटफॉर्म नीचे आ जाता है। जैसे कि अब गोरेंग ने पिछले वाले महीने में बहुत ही कम खाना खाया था तो वो यहाँ पर दबाकर खाना खाने लगता है, जबकि इमोगरी बताती है कि मैं 2 दिनों में सिर्फ एक बार खाऊंगी और अपने हिस्से का खाना डॉगी को भी खिलाऊंगी। मगर इसी के साथ वो 2 छोटी छोटी प्लेट्स भी तैयार करती है कुछ कम खाने के साथ में। और नीचे जैसे ही ये प्लेटफॉर्म जाता है तो लोगों को कहती है कि ये जो 2 मैंने प्लेटें निकाली है इन्हीं को आप खाइए और ऐसी ही 2 बना दीजिए ताकि नीचे वाले लोगों तक भी खाना पहुंचे, क्योंकि नीचे तक पहुंचता ही नहीं है, नीचे के लोग यूं ही मारे जाते हैं। मगर नीचे वाले लोग कहते हैं कि तेरे को पता भी है लास्ट टाइम हम फ्लोर नंबर 92 पर थे, मरते मरते बचे हैं और अब खाना आएगा तो उसे छोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर लोग जानवर की तरह उस खाने को खाने लगते हैं। अब ऐसा ही रोज होने लगता है। हर बार जैसे ही प्लेटफॉर्म इनके फ्लोर पर आता, यहाँ पर इमोगरी 2-2 प्लेट निकाल करके खाना निकाल करके उनको कहती थी कि प्लीज नीचे वालों के लिए छोड़ दो, जितना दिया है वैसे उतना ही खाओ और वैसे ही एक प्लेट बाकी लोगों के लिए बनाकर छोड़ दो और उनको भी यही चीज बोलो। मगर ऐसा करीब 7-8 दिन तक चलता जाता है, कोई भी उसकी बात नहीं मानता। एट द एंड आ जाता है गोरेंग को गुस्सा और वो नीचे के फ्लोर के लोगों को कहता है कि अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो साले तेरे चावल में टट्टी कर दूंगा और मस्त मिला करके दूंगा। अगर 2 प्लेटें तैयार करके नहीं देना तो ध्यान रख लेना, अगले टाइम से तुम्हारा खाना दूषित कर दूंगा। ये बात अब उन लोगों को समझ में आती है और अब वो सिर्फ थोड़ा खाना खा करके बाकी का खाना नीचे भेज देते हैं। इन बिटवीन इमोगरी यहाँ पर अपनी आपगाता भी बताती है कि वैसे 25 साल हो गए मुझे इस सिमुलेशन के लिए काम करते हुए, मैं यहाँ पर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। जिस पर गोरेंग का बताना था कि न जाने आज तक तुमने कितने लोगों को इस मौत के कुएं में ढकेल दिया। जिस पर इमोगरी बताती है कि मुझे सचमुच नहीं पता था कि इंटरव्यू देने के बाद में ये लोग यहाँ पर आते हैं अपनी जान को इस तरीके से मरवाने के लिए। खैर मैं तो खुद यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आई थी और फ्लोर भी मैंने ही चूज किया था। मगर मुसीबत की बात यह है कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा रह नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर कैंसर बढ़ चुका है। देन हम टॉप फ्लोर का सीन देख पाते हैं जहां पर घोंगे तैयार हो रहे थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बढ़िया उन पर गार्निशिंग वगैरह करके बहुत ही शानदार तरीके से सजाकर फ्लोर नंबर 0 से अब वो नीचे आ रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्लोर नंबर 33 पर था, मगर अभी तक घोंगे किसी ने खाए नहीं थे, इसलिए वो घोंगे खा करके खुश हो जाता है। और अब जैसा कि इनकी बढ़िया वाली लाइफ खत्म हो चुकी होती है, अगले महीने उसकी जब आंख खुलती है तो उसका दिमाग फट जाता है क्योंकि ये लोग पहुंचे होते हैं फ्लोर नंबर 202 पर। कैंसर पेशेंट इमोगरी तो
वैसे भी डर चुकी थी क्योंकि यहाँ तक तो खाना आएगा नहीं और 30 दिन तक वो जिंदा रह पाएगी नहीं। तो गोरेंग की जान बचाने के लिए वो खुद को ही फांसी लगा लेती है ताकि उसका मांस खा करके कम से कम गोरेंग तो 30 दिनों तक जिंदा रह पाए। इन बातों को देखकर गोरेंग बहुत ज्यादा रोता है और अब तो उसे इन दोनों की ही आत्माएं माइंड में हेल्यूसिनेट करने लगती है। वो बहुत ज्यादा रोता है, पछताता है और सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर आया ही। मगर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो टूटे हुए कांच को लेकर जो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाया करता था उसकी टाइमिंग को नोट करने लगता है। और जब 20-21 दिन हो जाते हैं, जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो एट द एंड उसे थोड़ा बहुत इमोगरी का मांस खाना ही पड़ता है। और अब ऐसा करते करते 30 दिन बीत जाते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को भारत नाम के काले शख्स के साथ में फ्लोर नंबर 6 पर पाता है। पहली बात तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था और जो भारत था वो भी कहने लगता है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ 5 ही तो फ्लोर हैं और मेरे पास एक रस्सी है। अगर ऊपर के फ्लोर वाले लोग हमारी मदद करेंगे तो हम भी उनकी मदद करेंगे और हम यहाँ से निकल पाएंगे और फिर बाकी लोगों के लिए मदद भी बुला पाएंगे। तो ऊपर के लोगों से कहने लगता है कि देखो, अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो भगवान आपको स्वर्ग में जगह देगा, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, ये रस्सी पकड़िए जिससे मैं ऊपर आ जाऊं। मगर ऊपर वाले लोग इतने हरामी थे कि उसकी रस्सी पकड़ने के बाद में उस एंड मूवमेंट तक पहुंच चुका होता है तो उसके मुंह पर एक लड़की टट्टी कर देती है। सचमुच ये सीन बहुत ही ज्यादा भयानक था। भारत अपनी हिम्मत पूरी तरीके से हार चुका था और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी यहीं बीतेगी। इनफैक्ट इन लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ये खेल, ये जो सिमुलेशन है, आखिर कितने वक्त से चल रहा है। एंड देन इनके पास में खाना होता है। अब क्योंकि फ्लोर नंबर 6 ही था तो यहाँ पर अभी भी टेबल बहुत ज्यादा सजी हुई थी, ऑलमोस्ट हर एक चीज ठीक ठाक बनी हुई थी, कुछ ज्यादा टूटा फाटा हुआ नहीं था। इसे खाकर के लोग खुश हो जाते हैं। मगर रात भर बैठ करके गोरेंग ये सोच रहा था कि अगर जिस तरीके से मेरी हालत हुई थी फ्लोर नंबर 202 पर, मैंने मांस खा करके, मैंने किसी इंसान को खा करके अपना काम चलाया, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से लोग भी एक दूसरे को मारें और फिर उनकी खाली जगह को भरने के लिए दूसरे लोगों को फिर से ले आया जाए। मैं इस खेल को यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। उसे अब तक इतना तो समझ में आ चुका था कि जब तक ये पूरा खाना जो कि ऊपर से इतना सारा बनाया जाता है ये सभी लोगों के लिए अगर बांटा जाए तो पर्याप्त मात्रा में काफी रहेगा। यानी कि अगर हर कोई सिर्फ अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा खाना खा ले तो नीचे जितने भी फ्लोर हैं सभी को बराबर भोजन मिल जाएगा। अब जैसा कि वो 202 पर था और लिफ्ट जितनी देर तक में नीचे गई थी उसने काउंट किया था तो उसके अनुसार उसे लग रहा था कि यार करीब 250 फ्लोर्स तो होंगे। तो वो भारत को अपने साथ मिला लेता है और कहता है कि देखो, लेवल 50 तक तो खाना पहुंचता है और सब लोग उसे खा लेते हैं और फिर खाना खत्म हो जाता है। तो पहले हमें कुछ हथियार बनाने पड़ेंगे और 50 तक खाना नहीं देंगे क्योंकि उन्हें तो कल फिर से मिल जाएगा, मगर नीचे के लोग जो अभी तक भूखे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिला होगा। तो इसीलिए ये लोग अब नीचे उतरते जाते हैं। इनकी कई बार फाइट वगैरह भी होती है, ये लोगों को मारते कूटते भी हैं क्योंकि इन्हें 50 तक खाने को रोकना था और कोई इनके आजू बाजू आता तो वो उसे मार पीट कर अलग कर देते। अब जैसे ही एक बार फ्लोर नंबर 67 पर पहुंचते हैं तो भारत को अपना एक रिलेटिव मिलता है। इन दोनों को उन्हें बताना था कि देखिए सर, हम इस पूरे सिमुलेशन को खत्म करना चाहते हैं, नीचे के लोगों तक खाना पहुंचाकर ये साबित कर देना चाहते हैं कि जितना खाना फर्स्ट फ्लोर से आकर नीचे जाता है हर किसी का पेट भरा जा सकता है और फिर ये लोग हमें जाने देंगे। जिन पर इन भाई साहब का कहना था कि उन्हें मालूम कैसे चलेगा कि तुम लोग नीचे तक जाकर आए हो, तुम्हें एक चिन्ह देना होगा, तुम्हें साबित करना होगा कि आखिर क्यों इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। आज तक उनकी आंखों के सामने हमेशा खाली ही प्लेटफॉर्म पहुंचा है, बची हुई थालियां, टूटी हुई कांच की गिलासें पहुंची है। अगर उनके पास में एक पूरी साबुत डिश पहुंचेगी तो वही तुम्हारा सिंबल रहेगा जिससे वो लोग समझ पाएंगे कि अब हमें इस खेल को खत्म कर देना चाहिए। अब ये बात भारत के समझ में आती है और वो एक पैना कोटा नाम की डिश को ढक करके सबसे नीचे वाले फ्लोर्स पर जाने लगता है। जो लोग उनके सामने आते जबरदस्ती करते तो पहले तो वो उसे मार देते, लेकिन अगर कोई उनकी बात मान जाता तो उन्हें उनके हिस्से का खाना मिल जाता। और अब ऐसा करते करते ये लोग पहुंच चुके होते हैं फ्लोर नंबर 250 पर। मगर यहाँ पर भी इनका प्लेटफॉर्म नहीं रुकता, वो अगेन नीचे जाता है। यहाँ पर तो गोरेंग भी अपनी हिम्मत हार जाता है। उसे लग रहा था कि फ्लोर नंबर 250 ही लास्ट होगा, मगर स्टिल ये लोग नीचे जाते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक खास बात भी थी कि जिस फ्लोर पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता, यानी कि जो दो लोग होते हैं हर फ्लोर पर वो मारे जाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म वहां पर बिना रुके ही नीचे निकल जाता है। और तभी फ्लोर नंबर 333 यानी कि 333वें पर जैसे ये लोग आकर के रुकते हैं तो यहाँ पर गोरेंग को एक छोटी बच्ची मिलती है। ये वो बच्ची थी जिसे कि मिहारू ढूंढ रही थी पिछले कई सालों से। इनके पास अब सारा खाना खत्म हो चुका था और ये लोग सोच रहे थे कि बस अब हम इस लास्ट डिश को बचा करके ऊपर लेकर जाएंगे और इस खेल को खत्म कर देंगे। मगर ये बच्ची बहुत ज्यादा भूखी थी क्योंकि इसने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। हालांकि गोरेंग इस पैना कोटा को उस बच्ची को देना चाहता था, मगर भारत कहता है कि इस थाली को बचा करके हमें ऊपर लेकर के जाना है। और अब जैसा कि 10 मिनट की इनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी, फ्लोर अगेन नीचे जाने ही वाला होता है, यानी कि 333 से भी अब ये नीचे जा रहे थे। तो ये दोनों यहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं और अब जो पैना कोटा जो ये बचा कर लेकर आए होते हैं तो इस बच्ची को खिला देते हैं। अब रात को भारत को ये सब कुछ सहन नहीं होता, वो सोचता है अब हम तो यहाँ पर फ्लोर नंबर 333 पर है, 50
सोचता है कि ऑलरेडी सारा खाना खत्म हो जाए तो यहाँ पर जिएंगे कैसे, इसलिए वो अपनी जान दे देता है। मगर यहाँ एक सबसे खास बात ये हुई थी कि अगर किसी भी डिश को अपने पास रख लिया जाए या फिर कोई भी चीज जेब में छुपा ली जाए तो या तो टेम्परेचर गिरने लगता था या बहुत ज्यादा बढ़ने लगता था। मगर इस बार जब ये पैना कोटा इनके फ्लोर पर था और लड़की ने वो खाया, प्लेटफॉर्म के चले जाने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी सर्दी गर्मी का माहौल नहीं हुआ था। इसका मतलब ये था कि 333वां फ्लोर ही लास्ट था। तो अब गोरेंग को समझ में आ चुका था कि अब ये फ्लोर नीचे से बहुत ज्यादा स्पीड में ऊपर जाएगा, इसीलिए वो बच्ची का ख्याल रखने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। मगर तभी उसे पुराने हेलुसिनेशन आने लगते हैं, यानी कि त्रिमगाजी की आत्मा, इमोगरी की आत्मा, इनफैक्ट भारत की भी आत्मा, जो कि उसे कहते हैं कि चिन्ह यही है, यानी कि कोई डिश इन्हें ऊपर तक नहीं पहुंचानी थी, इस बच्चे को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना था। तुम अपना काम कर चुके हो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अब गोरेंग उन्हीं आत्माओं के साथ निकल जाता है और बच्ची को छोड़ देता है। जहाँ इस मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि ये बच्ची उस खास मैसेज, उस खास चिन्ह की तरह सीधा फ्लोर नंबर 333 से 0 तक पहुंच जाती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं कुछ हिडन पॉइंट्स की। नंबर 1, मूवी की शुरुआत में बताया गया था कि आप लोगों ने जो बुरा काम किया है या तो आप पुलिस थाने में जा सकते हो या फिर पागल खाने में। तो जो लोग भी पुलिस से बचने के लिए पागल खाना चूज किया करते थे तो उन्हें ये लोग झूठ बुलवाकर किसी पागल खाने में नहीं बल्कि एक ह्यूमन फूड परफॉर्मेंस या फिर टेस्टिंग पर ले आते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन कितना गिर सकता है खाने के पीछे। पॉइंट नंबर 2, मिहारू इमोगरी ने बताया था कि यहाँ पर 16 साल से नीचे का कोई भी नहीं है, लेकिन वो जो बच्ची थी वो तो सिर्फ 5 साल की थी। इसका मतलब इस खेल को चलते हुए ऑलरेडी 5 साल बीत चुके थे और मिहारू जिसके साथ में फर्स्ट टाइम कभी सेक्स हुआ होगा, इसी वजह से उसकी एक बच्ची पैदा हो गई और वह हर महीने की दूसरी तीसरी तारीख को नीचे के फ्लोर्स पर जा करके उसके साथ वाले इंसान को मार करके अपनी बच्ची को ही बचाने की कोशिश किया करती थी, क्योंकि अगर 30 दिनों तक नीचे के फ्लोर वाले किसी को खाना नहीं मिलेगा तो वो उसकी बच्ची को मार ही डालेंगे। और यही रीजन था कि हर महीने वो ऊपर से नीचे की ओर आया करती थी। अब बात करते हैं कि सिर्फ 333 ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इंसान की लाइफ में अगर उसे 3 मिनट के लिए सांस ना मिले, 3 दिन के लिए पानी ना मिले और 3 हफ्तों के लिए खाना ना मिले तो उसकी मौत हो जाती है। दैट इज वाई इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में 333 फ्लोर होते हैं। आई होप गाइस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और अब जिसको जाना है वो जा सकता है, क्योंकि अब जो बातें मैं करने वाला हूँ उससे कुछ लोगों के दिल में दर्द तो क्या गांड में आग लगेगी। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि तुम लोग कोई भी चीज का ट्रेलर देखते हो, अब चाहे मूवी आने वाली है 3 दिन बाद में या 4 दिन बाद में या महीने भर बाद में, तुम कमेंट सेक्शन में कुत्तों की तरह भौंकना स्टार्ट कर देते हो। भाई देवरा आ गई, भाई ट्रांसफॉर्मर आ गई, भाई मिशन इम्पॉसिबल आ गई, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसको एक्सप्लेन कर दो। तुम लोगों की डिमांड पूरी करने के चक्कर में मेरे को तो पड़ जाती है स्ट्राइक। अब चलो मान लो मेरे को स्ट्राइक पड़ गई, भैंचोद मेरा चैनल उड़ गया जिसमें 4 साल मैंने अपनी ऐसी तैसी करवा करके इस पे इतने सब्सक्राइबर गेन करे, इतनी मेहनत से इस कैटेगरी का चैनल खड़ा किया। कल को अगर मुझसे तुम्हारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो तुम तो किसी और यूट्यूबर की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। मतलब ऐसे ही लोग आते रहेंगे, मरते रहेंगे, कुटते रहेंगे, चैनल बर्बाद होते रहेंगे और तुम अपनी गांड मराते हुए मानोगी नहीं। तो अब वक्त आ चुका है थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा सा समझने का कि कोई भी मूवी आती है तो उसके ऊपर एंटी प्राइवेसी टीम अपनी नजर गड़ाए बैठे रहती है। कोई भी इंसान लेटेस्ट मूवी को अगर हैंड टू हैंड एक्सप्लेन कर देता है तो सीधा उस मूवी को टेक डाउन कर दिया जाता है। नो क्लेम, नो ब्लॉक, डायरेक्टली टेक डाउन। और यही रीजन है कि सारे जो एक्सप्लेनेशन वाले कैटेगरी के क्रिएटर हैं वो ऑलरेडी OTT पे रिलीज हुई मूवीज को ही एक्सप्लेन करते हैं। खैर बाकियों का तो मैं क्या कहूँ, बाकी सारे तो फोटोज के साथ करते हैं, मगर मैं फिर भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए वीडियो क्लिप्स के साथ में ही वीडियोस को लेकर आता हूँ। अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा, कुछ 12 या 13 हॉलीवुड मूवीज को लेकर के आया, उन पर झांट भर 11-12 हजार व्यूज आए। लेकिन यही अगर मैं कुछ साउथ की मूवीज लेकर के आ रहा था तो उस पर 50-50 हजार के ऊपर भी व्यूज जा रहे थे, कुछ तो 5-5, 6-6 लाख क्रॉस हो गई। वो पता है मैं क्यों ला रहा था, क्योंकि तुम लोगों को साउथ की मूवीज देखना पसंद है, मगर तुम्हारी डिमांड फुलफिल करने के चक्कर में क्रिएटर की क्रिएटिविटी की जो मर रही है उसका क्या। हमेशा एक कंटेंट क्रिएटर वो वाली चीजें प्रोवाइड करवाना चाहता है जिसके अंदर दम हो, जिसके अंदर कुछ कहानी हो, कुछ इमोशन हो, सोशल मैसेज हो। मगर उस क्रिएटर की क्रिएटिविटी वहां दम तोड़ देती है जहां पर तुम लोगों की बेफजूल की ख्वाहिश बीच में आ जाती है। मैं नहीं कहता कि ख्वाहिश मत करो, मैं कहता हूँ कि ख्वाहिश करो, मगर एटलीस्ट कुछ जेन्युइन चीज तो मांगो। अब भोसड़ी के तुम देवरा मांग रहे हो, जितने भी रिव्यू तुम देखोगे सब लोग उसको गालियां बक रहे हो उस मूवी को, तो आखिर कोई क्रिएटर तुमको क्यों एक्सप्लेन करके देगा देवरा, जिससे कि उस पर स्ट्राइक पड़े, चैनल की मां चुदे उसकी। भैया जेम्स बॉन्ड ला दो, भैया जेम्स बॉन्ड ला दो। गांडू 25 मूवियां हैं उसमें, तेरे एक की ख्वाहिश पूरी करने के पीछे जो 1 मिलियन लोग जो सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, सोचते हैं कि भैया अगले दिन अगला नया कंटेंट देखेंगे, 2 महीने तक उनको वही जेम्स बॉन्ड दिखाता रहूं मैं। कुछ बहन से दिमाग नहीं लगाते, बस ऊंधी गांड से सोच के कुछ भी कमेंट कर देते हो। तो खैर आज मुझे कुछ
गुस्सा ज्यादा ही आ चुका था। अब जिन लोगों को बुरा लगा, इसका मतलब तो ये वही चूतिए हैं जो कि फालतू के कमेंट किया करते थे। तो तुमको बुरा लगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छा है, लगना चाहिए तुमको बुरा। लेकिन अब जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं, जो कि पिछले बहुत टाइम से सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं इस क्रिएटर यानी कि मुझे जानते हैं, मेरी क्रिएटिविटी को देखना चाहते हैं, उनको ये फील हो रहा होगा कि यार 4 साल में जिस इंसान ने एक कुत्ता तक गाली नहीं बकी, आज माँ बहन चोदने वाली गालियां बक दी, तो उसे कितना हर्ट हुआ होगा। तुम्हें पता है इस मूवी का एक छोटा सा एक प्लॉट था, तुमको बताता हूँ। जब नीचे वाले लोग मान नहीं रहे थे ना, तो ऊपर वाले बंदे ने क्या बोला कि अगर भोसड़ी के माना नहीं ना, तेरे खाने में टट्टी कर दूंगा, मिला के बढ़िया मिक्स करके दूंगा, फिर उसी को खाइए तू, तब तेरे को मजा आएगा। तब जाके नीचे के लोगों को समझ में आया था कि यार बात नहीं मानेंगे तो क्या हो। तो क्या है कि ये जो बेकार लोग हैं ना, इनको भी इस तरीके की गालियां और इंसल्टिंग वर्ड्स कहने पड़े मुझे आज, दम तोड़ के अपना पूरा निचोड़ के, क्योंकि नहीं तो ये बेबुद्धि जनता कुछ समझ ही नहीं पाएगी और यूं ही आने वाले नए क्रिएटर्स की लाइफ की, उनके चैनल की ऐसी तैसी करेगी। तो खैर ये तो रही मेरे दिल की बात, जिन लोगों के दिल तक पहुंची है, उन्हें समझ में आ रही है कि मैं किन लोगों को क्या चीज कहना चाहता हूं। तो प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करें। और जो बेबुद्धि के बिना लंड के लोग हैं, वो तो जिनको बकना है वो नीचे बक सकते हैं कमेंट सेक्शन में। खैर उनको तो मैं चैनल से डिलीट ही कर दूंगा, तो उनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। बाकी यार कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरी मेहनत कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि एक तो यार बेहतरीन कॉन्सेप्ट वाली मूवीज बनती ही बहुत कम है, और ऊपर से अब इन बेहतरीन मूवीज को लाने वाले लोग भी बहुत कम है। हर किसी को सिर्फ ट्रेंड के साथ व्यूज कमाने के लिए लेटेस्ट बकचोदी चाहिए होती है, कोई डार्क रियलिटी को जानना ही नहीं चाहता। तो कम से कम जो इन्हें ला रहा है तो सपोर्ट कीजिए, प्यार दिखाइए अपना। और आपकी कोई जेन्युइन डिमांड है, कोई बढ़िया मूवी है, कोई सिंगल मूवी है जिसे सचमुच लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जो कि डार्क रियलिटी को लोगों के सामने प्रेजेंट करती है, तो सिर्फ वही रिक्वेस्ट कीजिए। और फिर मैं अपने दिल से जितनी जल्दी कोशिश हो सकेगी उसे लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी बहुत नहीं बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके में। अपनी पूरी जान लगा दूंगा उस एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि यार बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर मैं भी चाहता हूं कि सिर्फ अच्छी चीजें आप लोगों तक पहुंचाऊं, अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाऊं। आई होप गाइस कि मेरी ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। इस बार ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लाइक करना है लाइक कर दो, कमेंट करना है कमेंट कर दो, पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बढ़िया मूवी की डिमांड करना, तो वो मैं लोगों के लिए जरूर लेकर के आ जाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।